कंसोलिडेशन चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ये रिवीजन का पार्ट 3 है और इस वीडियो में मैं सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूं। दो एडजस्टमेंट्स, एक है बोनस शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी और दूसरा है डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी। ये दोनों एडजस्टमेंट इस चैप्टर के सबसे ट्रिकीएस्ट या टफ एडजस्टमेंट माने जाते हैं स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में, और एग्जाम में इनका आने का चांस इज वेरी 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 हाई। हम लोगों को ये दोनों एडजस्टमेंट्स अब रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं। बच्चों को टफ लगने का कारण यह है क्योंकि बच्चे सीधा एडजस्टमेंट देखकर कंसोलिडेशन में क्या करना है वो सोचना शुरू कर देते हैं। मैं जब आपको पढ़ाता हूं या मैं जब अब आपको रिवाइज कराऊंगा, मैं चाहता हूं आप उस तरीके को छोड़ के अभी बोनस शेयर जो हम लोग रिवाइज करेंगे, डिविडेंड वाला रिवीजन करेंगे, हम लोग दो पार्ट में पढ़ाई करें। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करना चाहूंगा जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी उस चीज को कैसे अकाउंट फॉर करती है अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यहां कौन दे रहा है बोनस शेयर्स? सब्सिडरी कंपनी। पहले मैं ये बात आपसे करना चाहूंगा कि सब्सिडरी कंपनी इन बोनस शेयर्स का अकाउंटिंग कैसे करेगी, और ये बोनस शेयर जब शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन? दो, होल्डिंग और माइनॉरिटी। वो होल्डिंग और माइनॉरिटी किस तरीके से उसको बुक्स में अकाउंट फॉर करेंगे, समझ में आ गया? दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, अगर पहला वाला पार्ट क्लियर है तो दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हम लोगों को इस बोनस को किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो मैं जब आपको बोनस शेयर और डिविडेंड का एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, आई विल कीप थिंग्स वेरी सिंपल एंड इजी। आई विल बी डिस्कसिंग बोथ द एडजस्टमेंट इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट विल बी जो कंपनी बोनस दे रही है, शेयर होल्डर को बोनस मिल रहा है, वो अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करेंगे। जब वो समझ में आने लग जाएगा तो कंसोलिडेशन करते समय हम लोगों को किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं, जब एक सब्सिडरी कंपनी या कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी तो सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करेगी, और होल्डिंग और माइनॉरिटी जिनको ये शेयर्स मिलेंगे वो किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करेंगे। जब पहले मेरे को ये समझ में आ जाएगा तो कंसोलिडेशन 2 मिनट का काम है। एक बात बताओ, बोनस शेयर जो होता है जब कंपनी इशू करती है क्या उसके बदले कुछ पैसे मिलते हैं? नहीं सर, बोनस शेयर्स मतलब शेयर फ्री में इशू करना। वेरी गुड। ये जो कंपनी शेयर्स फ्री में इशू करती है इसके लिए जो कंपनी को फंड्स चाहिए कैपिटल बनाने के लिए, वो कहां से निकालती है? सर, रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाता है। ओके, बोनस शेयर जब कंपनी इशू करेगी तो कंपनी देखो जर्नल एंट्री क्या करेगी। अगर मैं बेसिक एक जर्नल एंट्री करूं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करके उसको कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल बना दिया और वो शेयर्स शेयर होल्डर को दे दिए। तो एक साइड कंपनी का रिजर्व्स कम हो जाएगा और दूसरे साइड कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ये सब आपने ऑलरेडी सीख रखा होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका फाइनल इफेक्ट शेयर होल्डर्स फंड पे क्या होता है? सर, शेयर होल्डर्स फंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सर रिजर्व्स गिर रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है ना। द शेयर होल्डर्स फंड विल रिमेन सेम या कांस्टेंट, शेयर होल्डर फंड विल रिमेन सेम। ठीक है, अब ये शेयर जब शेयर होल्डर को मिलेंगे तो शेयर होल्डर अपनी बुक्स में क्या करेगा? सर, शेयर होल्डर की बुक्स में उसके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, नंबर ऑफ शेयर्स वो बढ़ जाएंगे। बट क्योंकि सर कोई पैसा कंपनी ले नहीं रहा है, देयर विल बी नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। क्योंकि देयर इज नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ये शेयर होल्डर लोग, ये जब बोनस शेयर्स मिलेगा ये लोग कोई अलग से जर्नल एंट्री नहीं करते, ये सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लेते हैं, उसकी कॉस्ट वही रहती है जो ओरिजिनल शेयर्स की थी, अलग से हम लोगों को कोई एंट्री करना नहीं पड़ता। आपने इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में याद करो जब भी कंपनी से बोनस मिलता था, बोनस शेयर्स, हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स वाले कॉलम में हम लोग शेयर्स बढ़ा देते थे, कॉस्ट उसका 0 हो जाता था। तो यहां पे देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर विदाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब मेरे को ध्यान से बताना, क्या सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी? समझ में आया? होल्डिंग या माइनॉरिटी क्या करेगा? समझ में आया?
अब ये बोनस शेयर्स देने के बाद अगर मैं तुमको पूछूं जो होल्डिंग और माइनॉरिटी का शेयर होल्डिंग परसेंटेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर बोनस शेयर जब एक कंपनी इश्यू करती है वो यूनिफॉर्मली देती है सारे शेयर होल्डर्स को, क्योंकि सर ये बोनस शेयर यूनिफॉर्मली दिया जा रहा है। सर बोनस शेयर्स इश्यू करने के बाद जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज रहेगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा शेयर होल्डिंग परसेंटेज पहले था। एग्जाम्पल दो सर, एकदम सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो 100 शेयर्स थे पहले, 80 शेयर्स होल्डिंग के पास, 20 शेयर्स माइनॉरिटी के पास, ठीक है। कंपनी ने डिसाइड किया कि 1:2 बोनस देगी। 1:2 मतलब समझते हो, 1 फॉर एवरी 2, 1 फॉर एवरी 2। तो यहां पे 100 के बदले कितना बोनस जाएगा? 50 बोनस। अब मेरे को बताओ इस 80 वाले को कितना मिलेगा? सर 80 वाले को मिलेगा 40 शेयर, 20 वाले को कितना मिलेगा? 10 शेयर। तो अब इनकी नई शेयर होल्डिंग हो गई 120, 30। ये देखो क्या था, ये देखो 80%, 20%। अब अगर 150 शेयर्स हो गया तो 150 का 120 अगर चेक करोगे 80%, 150 का अगर 30 चेक करोगे 20%। यानी बोनस शेयर इश्यू करने से शेयर होल्डिंग परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर सबको यूनिफॉर्मली दिए जा रहे हैं। तो जैसा शेयर होल्डिंग परसेंटेज आपका शुरू में था वैसा ही शेयर होल्डिंग परसेंटेज आपका बाद में भी रहेगा। तो अगर आपको एक बेसिक बात बताऊं कि अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है। जो कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर रही है उसका रिजर्व्स कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। द शेयर होल्डर्स फंड विल रिमेन सेम। शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम नेट एसेट, तीसरा नाम इक्विटी, दैट विल रिमेन सेम। जो शेयर होल्डर को ये बोनस शेयर मिलेगा उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट उसमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि शेयर बोनस शेयर फ्री में मिलता है। ये जो बोनस शेयर इश्यू किया है कंपनी, अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग परसेंटेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर चाहे बोनस के पहले देखो चाहे बोनस के बाद शेयर होल्डिंग का जो परसेंटेज रहेगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि सर बोनस शेयर यूनिफॉर्मली सबको दिया जा रहा है। तो क्योंकि सबको यूनिफॉर्मली मिल रहा है, जितने शेयर आपके पास थे उसके हिसाब से आपको बोनस मिला, जितने शेयर माइनॉरिटी के हिसाब से उनको उसके हिसाब से बोनस मिला। तो द शेयर होल्डिंग परसेंटेज विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो 100 पे 80 और 20 था, 80%, 20%। अब 100 की जगह शेयर हो गया 150, तो 150 में 120 और 30 देखोगे तो वो भी क्या होता है 80% और 20%। पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो कंसोलिडेशन के समय क्या करना है वो बात बहुत सिंपल रहेगी। पहले बताओ स्टैंड अलोन समझ में आया। अब आइए कंसोलिडेशन का बात करते हैं। सीबीएस एक एक चीज करके बात करता हूं। सबसे पहले शेयर होल्डिंग परसेंटेज, जो हम लोग सबसे पहला वर्किंग करेंगे शेयर होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेशन का। मैं ये बोल सकता हूं बोनस शेयर इश्यू करने से पहले और बोनस शेयर इश्यू करने के बाद शेयर होल्डिंग परसेंटेज विल रिमेन सेम। तो शेयर होल्डिंग परसेंटेज विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। बट ध्यान रखना परसेंटेज कैलकुलेट करते समय कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्या मुश्किल होता है बेसिक समझाता हूं। आपको जो बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा सब्सिडरी का, वो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो देंगे ना वो आपको पोस्ट बोनस दे देंगे। बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी ने शेयर इशू किया, बोनस शेयर इशू किया और उसका कैपिटल अब इतना है, मतलब बोनस शेयर इशू करने के बाद कैपिटल उतना है। बट जब होल्डिंग कंपनी कितना शेयर्स खरीदा ये बताएगा ना, आपको जो बताएगा होल्डिंग कंपनी कितना शेयर परचेज किया वो आपको बता देगा प्री बोनस, यानी एक्चुअल में होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर्स परचेज किया वो आपको डिटेल देगा ऑन द डेट ऑफ परचेज। उसके बाद जो बोनस मिला वो आपको अलग से ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल आपको दिखा रहा है मान लो 2000, ठीक है। नीचे आपको बोला होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स खरीदा था, होल्डिंग कंपनी शेयर्स खरीदा था, मान लो ये 10 रुपया वाला शेयर है, 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी ने बोनस दिया, कितना बोनस दिया 1 फॉर एवरी 3। कितना बोनस दिया 1 फॉर एवरी 3। अब होता क्या है, ये जो कैपिटल सब्सिडरी का दिया हुआ है अनलेस अदरवाइज सेड, ये तो ईयर एंड का कैपिटल है। ये हमने बिगिनिंग में खरीदा था मान लो, ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ
और ये बैलेंस शीट ईयर एंड का है, तो आपको ये जो 2000 रुपए का यानी 200 शेयर का कैपिटल दिया हुआ है, ये 200 शेयर का कैपिटल जो दिया हुआ है वो ईयर एंड का दिया हुआ है। इसके अंदर तो जो ड्यूरिंग द ईयर बोनस दिया वो भी इंक्लूडेड है, हाँ या ना? हाँ सर, इंक्लूडेड है। बट ये जो शेयर कंपनी ने खरीदा था, होल्डिंग ने, वो तो ओरिजिनल शेयर्स की बात कर रहा है जो हमने बोनस देने से पहले खरीद लिए थे। मतलब ये जो शेयर्स है ये प्री बोनस नेचर के हैं, जबकि ये जो कैपिटल है ये पोस्ट बोनस नेचर का है। अगर आप इन फिगर से अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे हड़बड़ी में, पता है आप क्या करोगे? 90 शेयर होल्डिंग के पास है, सब्सिडरी में टोटल 200 शेयर है, इनटू 100 आपका आ जाएगा 45%। आप बोलोगे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप ही नहीं है, क्या चीज का? कंसोलिडेशन। बट ये गलत है। आपको या तो कैलकुलेशन करना है तो दोनों को प्री बोनस ले आओ, या कैलकुलेशन करना है तो दोनों को पोस्ट बोनस ले जाओ। सर समझाइए क्या बोल रहे हो आप ये कर सकते हो। देखो, होल्डिंग कंपनी के पास पहले 90 शेयर्स थे, 90 के बाद उनको 1/3 और बोनस मिला, यानी 30 शेयर का बोनस मिला, डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। तो अगर मैं बोलूं 120 बाई 200, 60% का हो गया शेयर होल्डिंग। ये निकला है पोस्ट बोनस, बोनस देने के बाद 60%। मैंने जैसे आपको बताया, चाहे बोनस के बाद चाहे बोनस के परसेंटेज 60 ही रहेगा। सर ये तो आपने पोस्ट बोनस सिखाया। सर अगर प्री बोनस करना है तो देखो, 90 शेयर होल्डिंग ने खरीदा, ओरिजिनली शेयर्स कितना था सब्सिडरी में? ध्यान से, ये हुआ है आफ्टर बोनस इश्यू ऑफ 1:3। 1:3 मतलब 1 फॉर एवरी 3। जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 शेयर मिला, तो अब टोटल कितना हो गया? 4 शेयर। 90 डिवाइडेड बाई 200 बाई 4 इंटू 3। ओरिजिनल कितने शेयर्स थे मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं। ओरिजिनल शेयर्स थे 3, उसके ऊपर 1 बोनस दिया तो टोटल हो गया 4। अब 200 शेयर 4 के बराबर है, तो ओरिजिनल शेयर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। अगर 90 बाई 150 करोगे तो भी कितना परसेंट आएगा? 60%। ऐसे शेयर होल्डिंग परसेंटेज निकालने में बच्चे को कभी दिक्कत नहीं होता है। बट इन टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी क्या करता है, सब्सिडरी का जो कैपिटल बता रहा है वो बता रहा है आफ्टर बोनस की ईयर एंड पे ये कैपिटल बचा, बोनस दिया है। और होल्डिंग का जो परचेज बताता है वो आपको बताता है नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअल जो होल्डिंग ने खरीदा था, उसके बाद बोनस अलग से मिला है होल्डिंग को भी। तो अगर आप प्री बोनस को पोस्ट बोनस से कंपेयर कर लोगे, कभी भी आप सही परसेंटेज नहीं लैंड कर पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आप शेयर होल्डिंग कंसीडर करो तो दोनों पोस्ट बोनस करना, जितने शेयर होल्डिंग के पास है पोस्ट बोनस, और जितना टोटल कैपिटल है सब्सिडरी का पोस्ट बोनस, या दोनों को कंसीडर करो तो प्री बोनस कंसीडर करना। सर क्या क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है कि सब्सिडरी का कैपिटल है 1500, कितना कैपिटल है? 1500, और सब्सिडरी ने अभी तक बोनस का अकाउंटिंग नहीं किया है। हाँ बोल सकता है, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? तो सर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब तो सिंपल हो गया यार, 90 शेयर खरीदा, सब्सिडरी के 150 शेयर है, ये तो ओरिजिनल शेयर्स है। ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि इसमें बोनस इंक्लूडेड नहीं है। तो 90 बाई 150 टू 100, 60% ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आपको डेटा प्री बोनस दे दे तो आप फटाफट निकाल लोगे, दोनों डेटा पोस्ट बोनस दे दे तो फटाफट निकाल लोगे। बट एक डेटा अगर प्री बोनस यानी ओरिजिनल और एक डेटा अगर पोस्ट बोनस दे दे तो आपको ध्यान रखना है दोनों को एक जगह पे लाके फिर कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले बताइए, ये बात समझ में आया? एकदम ध्यान से, यही सब चीजों में गलती होंगी आपसे। डन। अब मैं आगे चलता हूं, आ जाओ आगे चलते हैं अपने। ये हो गया शेयर होल्डिंग परसेंटेज। एक बार मैं इस एग्जांपल को हटा रहा हूं, ठीक है? चलो, दूसरा बात हम लोगों को जो ध्यान रखना है, सब्सिडरी ने अगर बोनस दिया है तो वो बोनस कहां से दिया होगा? रिजर्व्स। सब्सिडरी के रिजर्व्स को याद है हम लोग क्या करते थे? एनालाइज करते थे 2 पार्ट में, प्री या पोस्ट। तो एओपी बनाते समय हम लोगों को बोनस इश्यू का इफेक्ट को ध्यान में रखना होगा। अब इसके लिए तुमको सबसे पहले चेक करना होगा क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है।
बोनस रिजर्व से दिया जा रहा है। रिजर्व्स दो पार्ट है, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। सबसे पहले चेक करना है वो बोनस किससे दिया गया है। क्या वो बोनस पुराने प्रॉफिट से दिया गया है या वो बोनस करंट प्रॉफिट से दिया गया है। पुराने प्रॉफिट मतलब प्री एक्विजिशन, करंट प्रॉफिट मतलब शेयर्स खरीदने के बाद का प्रॉफिट यानी पोस्ट एक्विजिशन। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा बोनस कौन सा है, बोनस आउट ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व्स है या बोनस आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स है। ये बात सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा। क्वेश्चन आपको हिंट देगा। नॉर्मली क्या होता है, बोनस हमेशा पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाता है। अगर हमने शेयर्स अभी खरीदा है, रिसेंट में खरीदा है, तो हम लोग बोलते हैं बोनस हैज बीन गिवन आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बट अगर हमने शेयर 5 साल पहले खरीद रखा, अब कंसोलिडेशन कर रहे हैं क्योंकि कंसोलिडेटेड तो हर साल बनेगा, 5 साल पहले खरीद रखा है और उसके बाद के प्रॉफिट से अगर बोनस दे रहे हैं तो वो तो फिर रिजर्व्स पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोनस आउट ऑफ प्री एक्विजिशन या बोनस आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो पहले वाले से आता है, प्री एक्विजिशन रिजर्व से बोनस दिया गया। क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि इस साल हमने शेयर्स खरीदा है, पहली बार हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, बताओ बैलेंस शीट कैसे बनाएं। क्योंकि हमने इसी साल शेयर खरीदा है तो हमारा जो बोनस दिखेगा वो नॉर्मली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस दिखाई देगा। बट रियल लाइफ में ये प्री हो जरूरी नहीं है। रियल लाइफ में डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान रखना है और बोनस कब और किस प्रॉफिट से दिया गया है उसको ध्यान रखना है। डन है क्या बात। अब पहला केस पकड़ के चलता हूं। अगर बोनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया, किससे दिया गया, प्री एक्विजिशन। बहुत सिंपल है, मैं जब एओपी बनाऊंगा सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। उसके बाद मैं लेस करूंगा प्री एक्विजिशन बोनस, जो मैंने प्री एक्विजिशन रिजर्व से बोनस दिया। ठीक है, ये मैंने यहां लेस कर दिया तो मेरा बचा, अब बचा हुआ रिजर्व्स, बचा हुआ रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स और मेरे बैलेंस शीट पे, सब्सिडरी के बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है उसको कंपेयर करके हम लोग बताएंगे कि इसके बाद हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचा, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट क्या हो गया, रिजर्व्स इन सब्सिडरीज बैलेंस शीट माइनस दिस। ये जो प्रॉफिट है ये अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्री और पोस्ट पीरियड में। अगर साल के फर्स्ट डे ही खरीद लिया तो ये पूरा का पूरा पोस्ट हो जाएगा। अगर साल के बीच में खरीदा तो हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कुछ इस साल का हो और कुछ मतलब कुछ प्री हो और कुछ पोस्ट हो। तो आपको सबसे पहले बोनस शेयर्स का जो आपने इशू किया है बोनस, वो आपको लेस करना पड़ेगा। ये बोनस टोटल बोनस जो सब्सिडरी ने इशू किया, चाहे होल्डिंग को दो जो है माइनॉरिटी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बोनस शेयर सब्सिडरी कंपनी इशू किया है वो टोटल बोनस शेयर आपको यहां से माइनस करके फिर आगे काम करना है। जैसे एग्जांपल 1/4 को कंपनी का जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये एक्विजिशन डेट मान लो 700 करोड़। कंपनी ने बोनस दिया है 500 करोड़ का, ये बोनस शेयर इशू किया है 500 करोड़ का। ईयर एंड में जनरल रिजर्व का बैलेंस है मान लो 300 करोड़। ये ईयर एंड की बैलेंस शीट जो आपको कंसोलिडेशन करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो मेरे पास 700 करोड़ का रिजर्व था, उसमें से 500 बोनस गया तो कितना बचा, 200। अब 200 होना चाहिए था बट मेरे को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है 300। तो इस साल कितना कमाया, 100 करोड़। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही खरीद लिया था, ये 100 पूरा का पूरा पोस्ट। अगर ये साल के बीच में खरीदा होता, मान लो हम लोग खरीदे होते 30/6 को, तो 3 महीना प्री 9 महीना पोस्ट। अगर हम लोग खरीदे होते 30/9 को, 6 महीना प्री 6 महीना पोस्ट, वो आपको करने आता ही है। तो सिंपल काम यही है, जितना बोनस शेयर आपने इशू किया है वो रेस्पेक्टिव प्रॉफिट से आपको माइनस कर देना। अभी मैं प्री एक्विजिशन सिखा रहा हूं तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से आपको माइनस कर देना है। पहले बताइए ये बात क्लियर है क्या। सर ये ऐसे माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोनस ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है, ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है। अगर बोनस ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है तो रिजर्व्स ऑलरेडी गिर चुका है। 700 का रिजर्व था, 500 का बोनस दे दिए तो एक्चुअल में रिजर्व कितना होना चाहिए था, 200, बट रिजर्व है 300, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट हमने इस साल और अर्न किया है। क्लियर है बात, पक्का। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे अगर बोनस किस प्रॉफिट से दिया गया, प्री एक्विजिशन से। किस प्रॉफिट से दिया गया, प्री एक्विजिशन से।
सर अब सिखाओ बोनस अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है तो क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल काम, बिल्कुल सिंपल। मान लो ये बोनस जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया बोनस है। किस प्रॉफिट से? पोस्ट एक्विजिशन। ध्यान से मेरी बात सुनना। 700 का रिजर्व था ओपनिंग में, ये 700 हो गया प्री एक्विजिशन, ठीक है। क्लोजिंग में रिजर्व हो गया 300। कितना हो गया रिजर्व? 300। ये 300 का रिजर्व हुआ आफ्टर गिविंग अ बोनस ऑफ 500, आफ्टर गिविंग अ बोनस ऑफ 500। तो यहां पे अगर मैं 500 ऐड कर देता तो एक्चुअल रिजर्व कितना होता? 800। हाँ या ना? 800। मतलब 700 ओपनिंग में था, इस साल हमने कमाया 100, टोटल हो गया 800। और मैंने एक्चुअली नॉर्मली इस साल हमारे पास बहुत कम है, मान लो ये ऐसे लिखता हूं मैं, ये हमारे पास होता 2000। इस साल हमने मान लो बड़ा प्रॉफिट कमाया, 2000 का करोड़ का जो जनरल रिजर्व है वो आफ्टर गिविंग क्या? बोनस है, ठीक है। अगर मैं बोनस इससे नहीं दिया होता तो ये होता मेरा 2500। अब ध्यान से बात सुनना, 700 करोड़ ओपनिंग था, 2500 क्लोजिंग होना चाहिए था एक्सेप्ट बोनस, विदाउट बोनस। तो मेरे को बता इस साल कितना कमाया? 1800, क्योंकि फर्स्ट डे खरीद लिया तो 1800 पोस्ट में। अगर मैं साल के बीच में खरीदता तो 1800 प्री और पोस्ट में बांट देते। और फिर मैं बोला बोनस दिया पोस्ट एक्विजिशन से, तो बोनस दे दिया पोस्ट एक्विजिशन से, ये हो गया 1300, ये हो गया 700, टोटल रिजर्व कितना था? 2000। अगर बोनस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे विदाउट द इफेक्ट ऑफ बोनस मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, विदाउट द इफेक्ट ऑफ बोनस मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। उस प्रॉफिट को हम लोग प्री और पोस्ट पीरियड में अलोकेट कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और फिर हम लोग बोनस जो दिया है वो पोस्ट एक्विजिशन से माइनस कर देंगे, क्योंकि बोनस कहां से दिया गया है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है। सर ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया। हाँ टेक्निकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पहला वाला भी ऐसे कर सकते थे। सर पहला वाला ऐसे कैसे कर सकते थे, सिखाओ तो। एकदम सिंपल बोल रहा हूं। हमारा पहले वाले एग्जांपल में जनरल रिजर्व था 300, अगर बोनस नहीं दिया होता तो जनरल रिजर्व कितना होता? 800। अब 700 से 800 हो गया, मतलब 100 का प्रॉफिट कमाया तो 100 आ गया पोस्ट में, 700 आ गया प्री में, 700 से 500 बोनस दे दिया तो बचा कितना? 200 बचा। आप वो भी वहां पे भी कर सकते थे। एक तरीका आप सिंपल ये भी यूज कर सकते हो कि बोनस का इफेक्ट एक बार हटाओ, बोनस का इफेक्ट हटाने के बाद जो प्रॉफिट एक्चुअल में कमाया उसको प्री पोस्ट में एलोकेट कर दो और उसके बाद आप बोनस के इफेक्ट को माइनस कर दो। वो भी कर सकते हो आप, दोनों हो सकता है यूज। बट बोनस जो सब्सिडरी कंपनी देगा उसको एओपी में आपको ट्रीट करना होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं? प्री एक्विजिशन से बोनस दिया या पोस्ट एक्विजिशन से बोनस दिया? क्वेश्चन हमेशा बोलेगा 99% चांस है प्री एक्विजिशन रिजर्व से बोनस दिया गया है, उसका आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। डन है क्या बात? तो पहला मैंने तुमको सिखाया शेयर होल्डिंग परसेंटेज पे क्या इफेक्ट होगा, दूसरा मैंने तुमको सिखाया एओपी में क्या होगा। अब चलते हैं आगे। थर्ड इफेक्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते थे रे? सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग निकालते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये होल्डिंग की बैलेंस शीट से मिलता था, लेस प्रोपोर्शनेट इक्विटी ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां सर हम लोग लेते थे प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी को बिलोंग करता है, प्रोपोर्शनेट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होल्डिंग कंपनी को बिलोंग करता है। और सर इसको डिफरेंस हम लोग जब चेक करते थे तो सर जो डिफरेंस बचता था वो आ जाता था कैपिटल रिजर्व या गुडविल। ये करते थे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी, सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, होल्डिंग को नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। अगर होल्डिंग को शेयर्स मिलेगा, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो होल्डिंग के प्रोपोर्शन का कैपिटल है, होल्डिंग के प्रोपोर्शन का सब्सिडरी का कैपिटल बढ़ेगा, तो अब जो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल आएगा वो होल्डिंग के पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल, पहले 1500 शेयर था, बोनस के बाद 2000 हो गया और मेरे पास 80% है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं मेरा 80% किस पे निकालोगे? सर जो शेयर्स आपके पास अवेलेबल है, यानी 2000 का 80% 1600।
काम करना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है वो तो आपको ऊपर से मिल जाएगा, सीधा आपको लेके आना है, होल्डिंग का कितना पोर्शन है वो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम। बोलो क्यों? सर बोनस शेयर में के लिए तो कोई आउटफ्लो ही नहीं होता, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना पहले था उतना ही अभी रहेगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व या गुडविल। तो बोनस के केस में सिर्फ एक चीज चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जो शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल वो आपको पोस्ट बोनस लेना है, क्योंकि ये शेयर्स अगर मिले हैं होल्डिंग को तो होल्डिंग के पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया है, तो अब आप बढ़ा हुआ शेयर्स लेंगे। सर एक डाउट है हम लोगों को। क्या? सर आपने बोला था ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करना। सर बोनस तो बाद में मिला है, तो सर आप बोनस को इंक्लूड क्यों करें? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के दिन तो बोनस था ही नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनना, बोनस दिया जाता है एग्जिस्टिंग रिजर्व से। आपने जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट परचेज किया था उस दिन उस नेट एसेट के हिसाब से किया था, तो उसी नेट एसेट से अगर आपको कुछ दिया जा रहा है, उसी नेट एसेट से अगर आपको कुछ दिया जा रहा है तो आपको तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो मैं जब इसको कंसीडर करूंगा कैपिटल को, मैं तो उसी नेट एसेट से ना, एक साइड अगर बेसिक बात बोलूं प्री एक्विजिशन रिजर्व से अगर दिया गया है, एक साइड मेरा रिजर्व कम हो गया, एक साइड मेरा कैपिटल बढ़ गया, तो नेट में मेरा देयर विल बी नो चेंज इन कैपिटल रिजर्व और गुडविल। ये जो मैं इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बियर किया था, मैं उस नेट एसेट के लिए उस दिन के नेट एसेट के हिसाब से पेमेंट किया था, और उसी नेट एसेट्स के अंदर से ही तो रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया गया है। तो ये रिजर्व कम होके कैपिटल बढ़ गया। मैं जब यहां पे कैपिटल कंसीडर करूंगा हमेशा पोस्ट बोनस कंसीडर करूंगा, प्री बोनस कंसीडर नहीं करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सिर्फ एक चेंज होगा, नंबर ऑफ शेयर, जो प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल है होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग पोस्ट बोनस के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। एक बहुत अच्छा बात तुमको सिखाता हूं, ध्यान रखना इस बात को, कभी भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर बोनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चाहे बिफोर बोनस देखो चाहे आफ्टर बोनस देखो विल रिमेन सेम। क्यों बोलो? सर एक साइड कैपिटल बढ़ गया, दूसरा साइड प्रॉफिट कम हो गया, प्री एक्विजिशन, क्योंकि यहां पे प्री एक्विजिशन ले रहे हैं, तो क्योंकि सर ये प्रॉफिट कम हुआ कैपिटल बढ़ गया, तो सर हमारा कैपिटल रिजर्व और गुडविल वही रहेगा जो पहले था, कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है तो ध्यान से सुनना, एक साइड कैपिटल बढ़ रहा है बट दूसरा साइड प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन तो रिजर्व्स में जाता है, पोस्ट एक्विजिशन तो यहां आता ही नहीं है। अगर कैपिटल बढ़ेगा नेट एसेट बढ़ेगा, अगर नेट एसेट बढ़ेगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कैपिटल रिजर्व है तो इंक्रीज कर जाएगा, और अगर गुडविल है तो डिक्रीज कर जाएगा। मैं बोलूंगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पे ही हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर कैपिटल रिजर्व था तो बढ़ जाएगा, गुडविल था तो कम हो जाएगा। हो सकता है कभी भी आपसे ये इन्फरेंस पूछ ले, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बोनस इशू ऑन द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या ऑन द गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजिंग एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। मैं बोलूंगा बोनस इशू इफ मेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व विल हैव नो इफेक्ट ऑन cost of control, but bonus issue made out of post acquisition profit will increase capital reserve or reduce the goodwill। हम लोग बोलते हैं reduce the cost of control। पहले बताइए बात क्लियर है कि नहीं? सर बिल्कुल सिंपल है सर। चलो फिर आगे, नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या लेते थे? पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल अट्रीब्यूटेबल टू पर्सन आउटसाइड द ग्रुप, पोर्शन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोर्शन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये लेते थे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बोनस देने के बाद ये दो तो तुम्हारा एओपी से आ जाएगा, ये तो एओपी से आ जाएगा, इसमें तो कोई चिंता नहीं है। कैपिटल कौन सा लोगे? सर कैपिटल पोस्ट बोनस लेंगे, जो पोस्ट बोनस कैपिटल है उसके हिसाब से माइनॉरिटी का अगर 20% है तो 20% निकाल के लिख देंगे, और ये हो जाएगा टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल। शेयर कैपिटल बढ़ गया, उसका 20% माइनॉरिटी, तो वो हो गया, बात खत्म। अब मेरे को एक बात बताना ध्यान से, इसमें और कुछ नहीं है डिस्कशन करने लायक, नॉर्मल चीज था। बात बताना, अगर बोनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइड कैपिटल बढ़ेगा तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट गिर जाएगा, इट विल रिमेन सेम। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है,
इससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर अब क्या इफेक्ट होगा? सर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल बढ़ेगा, पोस्ट एक्विजिशन गिर जाएगा। सर यहां तो प्री और पोस्ट दोनों आ रहा है, तो सर यहां पर भी क्या रहेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम। यानी आप बोनस दीजिए मत दीजिए, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू है वो सेम रहेगा, क्योंकि एक जगह रिजर्व कम हो रहा है तो कैपिटल तो बढ़ रहा है ना। इफ द शेयर होल्डर्स फंड या नेट एसेट रिमेन सेम, द वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में, इफेक्ट ऑफ बोनस इश्यू ऑन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और तुमको पता है अभी इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन दे रहा है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा है, ये कभी भी पूछ ले, कोई बड़ा बात नहीं है। कैसा लगा ये एडजस्टमेंट? सर झकास, सच में बहुत अच्छा है। तो अब मेरे को एक फाइनल वर्डिक्ट दे दो, शेयर होल्डिंग परसेंटेज क्या? सर रहेगा सेम, बट ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय हो सकता है सब्सिडियरी का कैपिटल दे दे पोस्ट बोनस और होल्डिंग का परचेज का नंबर ऑफ शेयर दे दे प्री बोनस। सर हम लोग दोनों को पोस्ट में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेशन करेंगे। वेरी गुड। एओपी में क्या करोगे? सर चेक करेंगे बोनस कहां से दिया गया है, प्री या पोस्ट। प्री से दिया गया है तो प्री से माइनस करेंगे, पोस्ट से दिया गया है तो पोस्ट से माइनस करेंगे। तरीका क्या करेंगे सर? अगर प्री से दिया गया है तो सर सिंपल बैलेंस ऑफ जो रिजर्व्स है उससे पहले माइनस कर देंगे और फिर प्री पोस्ट में बैलेंस प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। अगर पोस्ट से दिया हुआ है तो पहले मैं जो प्रॉफिट हमने कमाया है एक्सक्लूडिंग बोनस इश्यू, अगर बोनस का इफेक्ट हटा दूं तो जो प्रॉफिट कमाया है उसको प्री पोस्ट में बांटेंगे और फिर पोस्ट एक्विजिशन से हम लोग बोनस माइनस कर देंगे। 99% चांस है कौन सा आएगा? प्री एक्विजिशन रिजर्व से बोनस दिया गया। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या चेंज होगा? सर कुछ नहीं, जो शेयर कैपिटल वाला प्रोपोर्शन लेंगे वो पोस्ट बोनस वाला ले लेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या चेंज होगा? सर कुछ नहीं, जो शेयर कैपिटल वाला पोर्शन लेंगे वो पोस्ट बोनस ले लेंगे। जो पोस्ट बोनस सब्सिडियरी कैपिटल है उसका, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल है उसका। बताइए ज्ञान क्लियर 100%। अब हो सकता है आपको लगे सर आप रिवीजन वीडियो में इतना कुछ क्यों बोल रहे हो? नहीं तो रिवीजन का कोई फायदा ही नहीं है, आपको भी पता है ये कुछ याद आने वाला नहीं है अगर मैं अच्छे से पूरी बात ना बोलूं। डन है बात? आगे जाओ। चलिए लास्ट पार्ट जो मेरे को डिस्कस करना है, डिविडेंड। ये और टेक्निकल है, ध्यान से। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी। अब ये लास्ट पॉइंट है, एकदम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का लास्ट एडजस्टमेंट समझ लो। ये आ गया तो बात खत्म है अपना। फिर पीएल तो एकदम चिंदी है और एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, अच्छे से सुनना है। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, ध्यान से सुनना, कहीं पे भी आपको दिमाग इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा मैं पहला पार्ट डिस्कस करूंगा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इफेक्ट होगा। किसका किसका? जो कंपनी डिविडेंड दे रही है यानी सब्सिडियरी कंपनी, और जिसको डिविडेंड मिल रहा है यानी होल्डिंग कंपनी। ये हो गया कंपनी, ये हो गया शेयर होल्डर। ऐसे बोल सकता हूं? सबसे पहले मेरे को यही सीखना है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड देगी तो उसके हाथ में और शेयर होल्डर के हाथ में क्या अकाउंटिंग होगा, सबसे पहले मेरे को वो सीखना है। ठीक है, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड, वो सबसे पहले डिविडेंड को सेट असाइड करेगी प्रॉफिट से, प्रॉफिट से सेट असाइड करेंगे। जर्नल एंट्री पीएल डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, जो डिविडेंड हम लोगों को शेयर होल्डर्स को पे करना है। और फिर ये डिविडेंड पे होगा, डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड, डिविडेंड टू बैंक। ये एंट्री हो गया, एकदम सिंपल। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सर रिजर्व्स कम हो जाएगा, रिजर्व्स कम हो जाएगा जब हम लोग डिविडेंड देंगे, और सर पैसा जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जब होल्डिंग कंपनी को या शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा वो क्या एंट्री करेगा? सर ये शेयर होल्डर के लिए इनकम है, उसको पैसा मिलेगा। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम बोल सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। ये डिविडेंड इनकम नॉर्मली हमारा इनकम है तो पीएल में चला जाएगा, डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। नॉर्मली बोल रहा हूं, नॉर्मली अभी टू पीएल। तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ गए क्योंकि उसका इनकम है, और इसके प्रॉफिट्स कम हो गए क्योंकि इसके लिए खर्चा है। मेरे को एक ध्यान से बात बताना, मान लो सब्सिडियरी कंपनी के यहां कैपिटल है 2000 रुपए का, ठीक है, 10% डिविडेंड है, इसमें से 80% इसके पास है, यानी 1600 शेयर, 1600 का कैपिटल इसके पास है। तो ये जब एंट्री करेगा, ये
किस वैल्यू पे करेगा सर? ये टोटल डिविडेंड का एंट्री करेगा जो 2000 पे 10% है, यानी 200 रुपया। ये 200 रुपया का डिविडेंड का एंट्री करेगा। बट होल्डिंग कंपनी जब एंट्री करेगा उतने ही पोर्शन का करेगा जितना उसको डिविडेंड मिला है, यानी 1600 का 10% 160। ध्यान रखना, सब्सिडरी कंपनी जब दिए हुए डिविडेंड का अकाउंटिंग करेगी वो टोटल डिविडेंड का अकाउंटिंग करेगी। होल्डिंग कंपनी जब डिविडेंड मिलने का अकाउंटिंग करेगा वो उतना ही करेगा जितना डिविडेंड उसको रिसीव हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको बात, ये तो बहुत बेसिक है। बट ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया ये तब ठीक है जब डिविडेंड मिला हो आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब सर हमने शेयर्स खरीदा, हम शेयर्स खरीदा, उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस करी है, बिजनेस से प्रॉफिट कमाई और उस प्रॉफिट से हमको डिविडेंड दे रही है, तो ये मेरे आने के बाद के कमाए हुए प्रॉफिट का डिविडेंड है, मेरे लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल में जाएगा। बट अगर डिविडेंड दिया गया है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो याद करना AS 13 को। AS 13 बोलता है इफ डिविडेंड रिसीव्ड इज आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देन इन दैट केस द डिविडेंड शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू PL अकाउंट। मैं जर्नल एंट्री करूंगा डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट। आप अगर एक एंट्री करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पहला एंट्री में मैंने किया ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वो पीएल में नहीं जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस होगा। तो सबसे पहले ध्यान आपको देना है जो है सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड पे करेगी, उसका होल्डिंग कंपनी जब अकाउंटिंग करेगी, होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग करते समय ये जरूर चेक करेगी कोई वो डिविडेंड किस प्रॉफिट से दिया गया है, प्री एक्विजिशन से या पोस्ट एक्विजिशन से। प्री एक्विजिशन से अगर दिया गया है तो वो पीएल में नहीं जाएगा, वो होल्डिंग कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। पोस्ट एक्विजिशन से अगर दिया गया है तो वो इनकम है, वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। पहले बताओ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अकाउंटिंग होगा, वो बिल्कुल क्लियर है। ये समझ में आ गया तो कंसोलिडेशन वाले में बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ जगह जगह पे प्लेस करना है। डन है। अब आ जाओ कंसोलिडेशन में। ठीक है, सबसे पहला काम मैं करूंगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, सबसे पहला मैं काम करूंगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट से डिविडेंड दे रही है, रिजर्व से डिविडेंड दे रही है, तो रिजर्व पे इफेक्ट होगा। सब्सिडरी का रिजर्व हम लोग कहां लेते हैं? एओपी में लेते हैं। तो एओपी में सबसे पहले आपको चेक करना है डिविडेंड किस प्रॉफिट से दिया गया है, क्योंकि एओपी में आपको पता है हम लोग प्रॉफिट दो पार्ट में बांटते हैं, प्री और पोस्ट। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से है या डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से है। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा इज द डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और द डिविडेंड इज आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो देखो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, सेम एज बोनस इशू। मान लो 1/4 को पीएल का बैलेंस है 100 करोड़, डिविडेंड कंपनी ने दिया 30 करोड़, क्लोजिंग बैलेंस पीएल का 31 मार्च को 120 करोड़। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं हमने फर्स्ट डे ही मान लो शेयर खरीद लिया, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पीएल कितना था? 100 करोड़ लेस, क्योंकि प्री से दिया है, डिविडेंड पेड कितने का? 30। ये 30 करोड़ टोटल डिविडेंड है, टोटल जो सबको मिला के दिया है। कितना बचा? 70। अब 70 करोड़ रिजर्व होना चाहिए, बट रिजर्व का बैलेंस दिख रहा है 120 करोड़। तो इस साल कितना कमाया? 50 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर दैट, प्रॉफिट आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पे खरीद लिया तो ये 50 का 50 पूरा क्या हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं। सर अगर साल के बीच में खरीदा होता तो 50 का 25 प्री, 25 पोस्ट, फिर 95 और 25 हो जाता। अगर बोनस, अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है तो मैं प्री एक्विजिशन कॉलम से माइनस करके फिर मैं प्री और पोस्ट में जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बांटूंगा डिपेंडिंग ऑन दी एक्विजिशन का डेट। एकदम बोनस जैसा है। अगर ये डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दिया गया है, एकदम सेम, बिल्कुल सेम, क्या करना है? मान लो इधर देख लो आप, ये मैं इधर से थोड़ा सा मिटा देता हूं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आ गया कितना? बोल, 100 रुपया। ये प्री एक्विजिशन है, फर्स्ट डे पे है। अब अगर डिविडेंड नहीं दिए होते तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 150 करोड़। 100 से अगर 150 हो गया तो इस साल कितना कमाया? प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 50 करोड़।
ठीक है, लेस डिविडेंड, डिविडेंड क्योंकि पोस्ट से दिया है 30 करोड़, तो ये हो जाता 100, ये हो जाता 20। अगर सर साल के बीच में खरीदे होते, साल के बीच में या साल के 3 महीने बाद खरीदे होते, तो ये 50 को इधर कर देता, 50 इंटू 3/12 12.5, 50 इंटू 9/12 37.5, फिर उससे मैं डिविडेंड दे दिया 30, तो बचता 7.5। तो पहले मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा करंट ईयर के, और फिर डिविडेंड को पोस्ट एक्विजिशन से लेस कर दूंगा। सिंपली बोलूं, सिंपली सेम एज बोनस, अलग अलग करने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सेम एज बोनस। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि डिविडेंड कंपनी ने दिया तो है सब्सिडरी ने, पर कंपनी ने अभी तक अकाउंट फॉर नहीं किया है, यानी 100 से 120 हुआ है। मान लो ये मैं ऐसे कर देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है मान लो 150, अभी तक इससे डिविडेंड दिया, डिविडेंड दे चुके हैं बट अकाउंट फॉर नहीं किया। डिविडेंड कितने का है? 30 करोड़ का। अब क्या करोगे सर? एकदम बेसिक काम, 100 ओपनिंग, 50 इस साल कमाया, लेस 30 का बोनस कर दीजिए सर, बचा 20, क्योंकि बोनस अगर अकाउंट फॉर नहीं किया, पोस्ट एक्विजिशन दिया है, तो पोस्ट एक्विजिशन से हम लोग लेस कर देंगे। डन है बात। यहां लेस करोगे अपने आप माइनॉरिटी, और उसमें काम हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। कभी कभी बोल देता है कि सब्सिडरी कंपनी ने इस डिविडेंड की अभी तक अकाउंटिंग नहीं कर रखी है, डिविडेंड पे कर दिया। सर मान लो डिविडेंड पे नहीं होगा, तो बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल दिखेगा, डिक्लेयर करके या अभी तक पे नहीं हुआ है। डिविडेंड पेएबल को होल्डिंग वाले को होल्डिंग के प्रॉफिट में डाल देना, सब्सिडरी माइनॉरिटी वाले को माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डाल देना, और यहां से वो डिविडेंड कम कर देना, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने अगर डिक्लेयर कर दिया है तो उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी बोल दे कि सब्सिडरी कंपनी ने बोनस दिया, डिविडेंड दिया है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से, बट अभी तक एंट्री नहीं की है, तो आपको क्या करना है? डिविडेंड दिया है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, होल्डिंग वाला पोर्शन होल्डिंग के प्रॉफिट में डाल देना, माइनॉरिटी वाला पोर्शन माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डाल देना। ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यहां पर भी किससे आता है? प्री एक्विजिशन। डन है बात। अब ध्यान से तीसरा पार्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे किए थे बताओ? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी लेस प्रोपोर्शनेट नेट एसेट, जिसमें आ जाएगा प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल और प्रोपोर्शनेट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब तो आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये आता है। अब सुन मेरा बात ध्यान से, अगर डिविडेंड दिया है सब्सिडरी ने आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन, तो हमने क्या सीखा? जिसको डिविडेंड मिलेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला, होल्डिंग कंपनी ने गलती से इसको अपने पीएल में डाल दिया, यानी उन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस नहीं किया। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला बट वो लोग अपने पीएल में क्रेडिट कर लिया। तो अगर उन्होंने पीएल में क्रेडिट कर लिया तो उनका प्रॉफिट बेकार का बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट रिड्यूस करना था वो भी नहीं हुआ। हम लोग क्या करेंगे? लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड। यहां पे जब डिविडेंड रिसीव दिखाओ, प्लीज प्लीज जो होल्डिंग का शेयर है वही दिखाना, क्योंकि होल्डिंग को पूरा 200 नहीं मिलेगा, होल्डिंग को तो उतना ही मिलेगा जितना उसके पास शेयर होल्डिंग है। 200 का 80% 160 वाला एग्जांपल, तो यहां 160 लेना। यहां से मैंने लेस कर दिया, फिर मैं प्रोपोर्शनेट इक्विटी जैसे लिखता हूं वैसे लिख दूंगा, और आ जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये तब करना है जब क्वेश्चन बोले कि होल्डिंग कंपनी ने गलती से उसको पीएल में डाल दिया। अगर क्वेश्चन बोल दे मान लो होल्डिंग कंपनी रिड्यूस्ड इट्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रिड्यूस्ड है बैलेंस शीट में तो ये अपने आप रिड्यूस्ड है, आपको वापस ये करने का दरकार नहीं है। बट क्वेश्चन आपको हमेशा बोलेगा काम बढ़ाने के लिए कि सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया प्री एक्विजिशन पोर्शन से, होल्डिंग कंपनी ने क्या किया? गलती से उसको पीएल में क्रेडिट कर लिया, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस नहीं किया। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करके उसके बाद गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। जैसे ही इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा, जो गुडविल है वो कम हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व है तो बढ़ जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व में अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है तो। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल सेम, कैपिटल, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम। हाँ, अगर कोई डिविडेंड बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है जो डिक्लेयर कर दिया पर बांटा नहीं, तो वो डिविडेंड पेबल जो माइनॉरिटी का शेयर है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर देना। उसके बाद सर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में क्या होगा? ध्यान से,
कंसोलिडेटेड रिजर्व में होल्डिंग सबसे पहले पीएल, बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी आ जाएगा यहां पे, एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा, होल्डिंग का शेयर यहां पे। ध्यान से, अगर कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दिया, सब्सिडरी ने गलती से होल्डिंग ने अगर यहां पे डाल दिया अपने प्रॉफिट्स में, पीएल में डाल दिया है, तो उनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा। तो हम लोगों को यहां से प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड यहां से माइनस करना होगा, और ये हमारा आ जाएगा नेट रिजर्व जो जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये सिर्फ तब करना जब क्वेश्चन बोले कि गलती से होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड को अपने पीएल में क्रेडिट कर लिया, रेदर देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर अगर पोस्ट एक्विजिशन से डिविडेंड मिला हो, अगर डिविडेंड मिल गया तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर डिविडेंड बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी में अभी भी पेएबल दिख रहा है, पे नहीं हुआ है, तो जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो ऐड कर देना पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो रिसीवेबल है, जो आने वाला है, मिलने वाला है, वो ऐड कर देना। ये रिसीवेबल होने से, अगर रिसीव हो चुका है कुछ मत करना, हमने कैश आया हमने जीम लिया, हमको अलग से कुछ ऐड लेस करने का दरकार नहीं है। तो डिविडेंड के लिए नॉर्मली एग्जाम में क्या बोलता है, नॉर्मली बोलता है सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया, ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से होल्डिंग कंपनी ने गलती से पीएल में डाल दिया, तो हमने बोला अगर प्री से दिया है तो प्री से सबसे पहले हम लेस करेंगे, एओपी में लेस करेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको प्री पोस्ट में अपोर्शन करेंगे। एओपी बनाते समय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस करूंगा क्योंकि उसने किया नहीं, करना चाहिए था, और जब मैं कंसोलिडेटेड रिजर्व बनाऊंगा मैं उस प्रॉफिट से कम कर दूंगा क्योंकि मैंने गलती से डिविडेंड को प्रॉफिट में क्रेडिट कर दिया था, प्रॉफिट बढ़ा दिया था। ये हो गया यहां पे एक काम। अगर क्वेश्चन बोलता है पोस्ट एक्विजिशन से दिया, तो पोस्ट एक्विजिशन में मैं माइनस कर दूंगा नॉर्मल, और उसके बाद माइनॉरिटी का पोर्शन माइनॉरिटी, होल्डिंग का पोर्शन होल्डिंग के प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। इफ इट इज नॉट पेड, बैलेंस शीट में दिख रहा है डिविडेंड पेएबल, यानी वो पोर्शन ऑफ डिविडेंड जो अभी तक दिया नहीं है, तो हम लोग माइनॉरिटी के पोर्शन में माइनॉरिटी वाला प्रॉफिट, होल्डिंग के पोर्शन में होल्डिंग वाला, क्योंकि हमने सीखा है रिसीवर डिविडेंड को तब लिख लेता है, शेयर होल्डर डिविडेंड इनकम तब लिख लेता है जब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया। अगर डिक्लेयर कर दिया बट अभी तक बांटा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनॉरिटी और होल्डिंग के प्रॉफिट्स में ऐड कर लेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और उधर होल्डिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और डिविडेंड पेएबल खत्म हो जाएगा सब्सिडरी का, क्योंकि हमने उसको रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को बांट दिया। कैश नहीं बटा है, बट ये बंट के ये पोजीशन बचने वाला है। तो डिविडेंड अगर दिया है तो इस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करेंगे। सर क्या क्वेश्चन बता देगा डिविडेंड प्री एक्विजिशन से पोस्ट एक्विजिशन? जरूर बताएगा, 100%। ऐसे बोल सकता है डिविडेंड पेड आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, मान लो साल के शुरू में खरीदा और बोला आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, तो ये पोस्ट एक्विजिशन हो गया क्योंकि मैंने साल के शुरू में खरीद लिया था, उसके बाद के प्रॉफिट से डिविडेंड मिला। बोला डिविडेंड हैज बीन पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो वो आपको देख के समझ में आ जाएगा किस डिविडेंड की क्वेश्चन में बात की जा रही है। अगर आप कंपनी इंस्टीट्यूट के मैट में देखो, एक बहुत अच्छा चार्ट बना के इन्होंने दिया है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड अगर है अकाउंटेड फॉर बाय दी सब्सिडरी, सब्सिडरी ने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया, कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट फॉर हो चुका है। कुछ करने का जरूरत तब पड़ सकता है जब साल के बीच में शेयर खरीदा और प्री पोस्ट में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। अगर साल के शुरू में ही खरीद लिया था तो कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो पोस्ट एक्विजिशन में अपने आप कंसीडर हो जाएगा। Not accounted by the subsidiary, adjusted at the time of consolidation। कैसे एडजस्ट करोगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से लेस करेंगे, होल्डिंग वाला होल्डिंग के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। इन दी बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्रेडिटेड टू पीएल, उसके पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, यानी पीएल में हम लोग बढ़ा देंगे। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड से बोनस दिया गया है, अकाउंटेड बाय होल्डिंग कंपनी, इफ करेक्टली अकाउंटेड एज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो फर्दर एडजस्टमेंट। अगर उन्होंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिरा दिया, हम लोगों को कुछ करने का दरकार नहीं। इफ रॉन्गली अकाउंटेड बाय क्रेडिटिंग टू पीएल, अगर गलती से कर दिया पीएल में क्रेडिट, तो रिवर्स एंट्री पास करना। रिवर्स एंट्री पास मतलब प्रॉफिट कम करना होगा और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम। पहले एंट्री होना चाहिए था बैंक टू इन्वेस्टमेंट, हमने कर दिया बैंक टू पीएल। अब सही करने के लिए पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पीएल अकाउंट डेबिट करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाएगा।
नॉट अकाउंटेड बाय दी होल्डिंग कंपनी, अगर अकाउंट फॉर नहीं किया तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस करके, हम लोग इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करके उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे। नॉट अकाउंटेड बाय सब्सिडियरी कंपनी, अगर सब्सिडियरी कंपनी ने अकाउंट फॉर नहीं कर रखा है तो हम लोग प्री एक्विजिशन से माइनस करेंगे और उसके बाद माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में ऐड कर देंगे और होल्डिंग वाला होल्डिंग के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर देंगे, होल्डिंग वाला होल्डिंग के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर देंगे। ये ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, आपको कुछ अलग से करने का दरकार नहीं। अगर आप मेरी कॉपी से पढ़ रहे हो तो ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये दो एडजस्टमेंट बड़े ही खतरनाक एडजस्टमेंट है और ये दो एडजस्टमेंट एग्जाम में आने का बहुत चांस है। 5 मार्क का छोटा क्वेश्चन दे देगा, 10 मार्क का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट करके दिखाओ। मैं आपको दिखाता हूं ना क्वेश्चन, आप टेंशन ही ना लो। ये देखो आईसीआई का ये रहा, एडवांस अकाउंटिंग का नया मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है। अगर मैं इसमें आपको क्वेश्चन दिखाऊं, ये लो क्वेश्चन नंबर, मैं इसको ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5A। Hemant Limited purchased 80% shares of Power Limited on 1st January 2019 for rupees 2,10,000। 80% शेयर ये होल्डिंग हो गया, माइनॉरिटी 20%, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, ये कॉस्ट। The issued capital on 1st January was 1.5 लाख and the balance in PL was 90,000। सर 1.5 लाख का कैपिटल है, हमने 2,10,000। अरे भाई वो कैपिटल फेस वैल्यू का है, 2,10,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपने प्राइस दिया शेयर को खरीदने के लिए, तो प्लीज उनको कंपेयर मत कीजिए। ऐसा बोल सकते हो 1,20,000 का शेयर, 1.5 लाख का 80%, 1,20,000 फेस वैल्यू का शेयर यानी 12,000 शेयर हमने खरीदा है 2,10,000 रुपए देकर। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, ओके हमने साल के शुरू में खरीद दिया 1 जनवरी को और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। पावर लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया। एंड एट ईयर एंड डिक्लेयर एंड पेड ऑफ डिविडेंड ऑफ 22,500, ईयर एंड में डिक्लेयर करके पे किया है। मतलब ये जो पे हुआ है ये कहां से हुआ है, इस 30,000 में से। हमने शेयर खरीद लिया 1 जनवरी को, उसके बाद कंपनी ने कमाया 30,000 और डिविडेंड दे दिया 22,500। उसके बाद कंपनी ने कमाया 30,000 और डिविडेंड दे दिया 22,500, तो ये कौन सा हो गया, डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर, ऑल्सो कंप्यूट गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। आइए ना, 2 मिनट का काम है, मैं एओपी कर देता हूं आपके लिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। साल के शुरू में कितना था, 90,000, वो हो गया प्री एक्विजिशन, खरीदने के टाइम का प्रॉफिट जो आज तक कमाया है सब्सिडरी ने। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कमाया 30,000, ये पोस्ट एक्विजिशन क्योंकि मैंने साल के शुरू में खरीद लिया था। इससे डिविडेंड दिया 22,500, तो ये हो गया 90, ये हो गया 7.5। 80% 20%, तो ये होल्डिंग का हो गया 72, माइनॉरिटी का हो गया 18। 7,500 का 80%, 7 8 56, 400, 6,000 और ये हो गया 1,500। एकदम सिंपल, एओपी बना दिया, प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया प्री और पोस्ट एक्विजिशन में, एकदम सिंपल हो गया। डन है सर। आ जाओ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ सर, 2,10,000। डिविडेंड कौन सा था सर, डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन वाला था, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस नहीं होगा, गलती से भी मत कर देना क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। लेस प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल 1.5 लाख का 80% हमारे पास है 1,20, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो हमारे हिस्से का है 72,000, तो ये हो गया 192। 2,10,000 दिया 192 के एसेट्स के लिए, तो 18,000 का लॉस हो गया, लॉस, ये हो गया गुडविल। 192 का नेट एसेट जिसके लिए 2,10,000 पेमेंट किया, तो 18,000 का लॉस, ये हो गया गुडविल। फिर क्या बोला, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो क्या पूछा, एज ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। 1 जनवरी को कितना था, 31 दिसंबर को कितना था, दोनों अलग अलग बताना है। आ जाओ, शेयर कैपिटल
1.5 लाख का 20% उनका हिस्सेदारी 30,000। एड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन मतलब जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे था यानी 18,000। तो उस दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 48। एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इस साल का कितना 1,500। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 49,500। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 49,500। तो हमको बोला माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ शुरू में कितना था, मैंने बोला नॉर्मल 30,000 का कैपिटल, 18,000 का उनका प्रॉफिट। फिर बताओ 31 दिसंबर को कितना होगा, तो मैंने बोला उसके बाद जो प्रॉफिट कमाया वो जोड़ दो, जोड़ दिया 1,500 माइनॉरिटी के पार्ट का, वो हो गया 49,500। ये क्वेश्चन आपको दिया था डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड ये कौन सा था, डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो मैंने पोस्ट एक्विजिशन से लेस किया और उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। बताइए, सम सिंपल था, इजी था सर? बिल्कुल सिंपल था। जरूर देखें, मॉक टेस्ट पेपर में आया है, लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में। डन। क्वेश्चन नंबर 2 वापस दिया है। ये जो क्वेश्चन 2 दिया है ये वापस दिया है कंसोलिडेशन पे। ये तो बुक जैसा ही क्वेश्चन है, पूरा सेम टू सेम बुक का ही क्वेश्चन है। किंग लिमिटेड acquired 70% of equity share of Queen Limited on 31st March 2020 at a cost of 140 लाख। 31st मार्च 2020 को acquire हुआ है, 140 लाख रुपया देके 70%। The following information is available in the balance sheet from the balance sheet as on। ये देखो खरीदा इस दिन, और ये भी डेट बैलेंस शीट का क्या है, उसी दिन का। ये आपको बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट लोन डिबेंचर करंट लायबिलिटी। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव बीन agreed upon not included in the above figures। ये रिवैल्यूएशन होगा एट द टाइम ऑफ परचेज। प्लांट मशीनरी बढ़ेगा अब, इन्वेस्टमेंट गिरेगा 10% से। Queen Limited declared and paid dividend of 20% on its equity share on 31st March 2020, face value 10 रुपया। King Limited purchased the shares of Queen Limited at 20 per share। मेरे को बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मेरे को गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने बोला जा रहा है। ध्यान से मेरे को बताना, ये जो डिविडेंड दिया है क्वीन लिमिटेड 31 मार्च को, डिविडेंड दिया है प्रॉफिट से देगा, प्रॉफिट कमाया हुआ होगा, हमने खरीदा है 31 मार्च को, जबकि डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो पुराने प्रॉफिट से दिया जा रहा है। तो ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है पता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। 31 मार्च को डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड तो शेयर खरीदने के बाद ही मिलेगा, बट चेक करो किस प्रॉफिट से मिल रहा है। सर ऑब्वियसली पुराने प्रॉफिट से मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो आज खरीदा है, आज डिविडेंड लिया है, प्रॉफिट तो पुराना ही होगा ना, तभी ना आज डिविडेंड दे रही है। तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। ध्यान से मेरी बात सुनना, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, एक एक शेयर 20 रुपया करके खरीदा, हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 140 लाख। मेरे को बता पाओगे नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड? सर 140 लाख डिवाइडेड बाई 20 रुपया, यानी 7 लाख शेयर्स खरीदा है सर। 7 लाख शेयर, 7 लाख शेयर इज टोटल 70%। तो अगर 100% की बात करूं, 100% की बात करूं तो 10 लाख शेयर्स होंगे, जिसमें हमने 70% खरीदा, यानी 7 लाख शेयर खरीदा। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 7 लाख, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, जितना शेयर आपने खरीद रखा है। तो मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि मेरे को डिविडेंड मिलेगा कितना, मैं होल्डिंग कंपनी हूं। ठीक है, आ जाइए, हम लोगों को निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 140 लाख। मेरे को बताना ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कब का, सर जिस दिन खरीदा उसका। क्या इसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिडक्टेड है? सर नहीं है, हम लोगों को तो डिविडेंड मिला है, हम लोगों को करना है। चलो लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, बताओ सर 7 लाख शेयर है, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 20% का डिविडेंड है। 7 लाख शेयर है, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, 20% का डिविडेंड, तो सर 14 लाख। मेरा बताओ नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 126 लाख, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 126 लाख लेस प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स। अब इस क्वेश्चन में नेट एसेट के लिए कैपिटल नहीं दिया हुआ है, रिजर्व्स नहीं दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में आपको एसेट लायबिलिटी का डिटेल दिया हुआ है। अगर मैं तुमको बोलूं क्या तुम नेट एसेट कैलकुलेट कर पाओगे नेटो? सर नेटो तो बिल्कुल सिंपल है, जितने एसेट्स हैं माइनस जो लायबिलिटीज है, जो बच जाएगा नेट एसेट। आ जाओ,
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 240, बट बोला अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा 20%, 240 के ऊपर 20%, 288। इन्वेस्टमेंट 110, बट बोला डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा 10%, यानी 11 गया 99। करंट एसेट 140, लोन एडवांसेस 30, डिबेंचर लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी माइनस, कैलकुलेट करो। 899, 107, 107 प्लस 170, 277। नेट एसेट्स हो गया 277। क्या ये पूरा 277 सब्सिडियरी का जो है वो होल्डिंग का है? नहीं सर, 277 टोटल है, इसमें 70% होल्डिंग को बिलोंग करता है, तो 277 का 70%। प्लीज चेक कर लेना मेरे से कहीं गलती ना हो जाए। 277 का 70% कैलकुलेट कर लो आप लोग। 277 का 70%, मैं कैलकुलेट कर दूं, ये लो कैलकुलेटर। 277 इंटू 70%, ये आ गया 193.9, 193.9। अब 126 लाख का 288,8,107, हाँ ठीक है, 126 लाख में मैंने खरीदा है 193.9 का नेट एसेट, तो मेरा इस बार क्या है? प्रॉफिट है, ज्यादा नेट एसेट, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितना? 193.9 माइनस 126, ये आ गया 67.9, 67.9 लाख, ये कैपिटल रिजर्व आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था 140 लाख, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है, मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करना होगा। 7 लाख शेयर, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 20% का डिविडेंड, तो 14 लाख का डिविडेंड हो गया। ये हो गया टोटल तुम्हारा कितना? 126 लाख। अब मेरे को नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट के लिए हम लोगों को दिया हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज, तो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा क्या? नेट एसेट। तो टोटल एसेट में 2 एसेट का रिवैल्यूएशन था, वो रिवैल्यूएशन मैंने देख लिया, और उसके बाद मैंने नॉर्मल बुक वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। डन है क्या? ये क्वेश्चन था हमारा जो एमटीपी में आया हुआ था। यहां पर हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होता है कंप्लीट। कंसोलिडेटेड पीएल वाला बाल मैं लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।